ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल। हमने इसको डिराइव भी किया था, इसका हमने एसआई यूनिट देखा, इसका हमने डायमेंशंस देखे, देन वी आल्सो सॉ व्हाट हाउ यू कैन फाइंड आउट इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होने के लिए वर्क डन लगता है और वो वर्क डन स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट वाज गिवन बाय बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू जीरो। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? सो दिस यू शुड नो. Now we will be moving to the next concept, which is mutual induction, या फिर I'll just say mutual inductance. Here the idea is little different, very little. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो कॉइल्स है. We have a coil, इसको मैं प्राइमरी बोलूंगा. We have another coil which is secondary coil. प्राइमरी कॉइल मैं उसको बोलूंगा जिसके अक्रॉस आपने सप्लाई लगाया है. तो करंट will change in the primary, and that change in the current will produce basically current है तो flux है, change in current है तो change in flux है. So that change in flux is linked with the secondary also. तो जैसे प्राइमरी में करंट चेंज होगा वैसे फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी चेंज होगा. और अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर will show you some deflection, some reading. तो what is happening in this case is there is production of induced EMF in the secondary coil, but due to the change in the primary coil, and this is called as mutual induction. By the way, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के केस में देखा था, the flux linked with the coil was directly proportional to the current in the coil. यहाँ पे EMF induce secondary में हो रहा है तो flux linked with secondary is proportional to current in the primary. So once you remove this proportionality sign, you can write coefficient of proportionality, which is M, and that is called as mutual inductance or coefficient of mutual induction. Right. Now again we know that EMF induced will be given by minus d phi s by dt. So this is minus d dt of MIP, where IP is current in the primary. तो M constant है तो कांस्टेंट को बाहर, तो ये आ जाएगा डी आई पी बाई डी टी. अगर मैं सिर्फ मॉड देख रहा हूँ, इफ आई एम ओनली वरीड अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया तो आपको मिल गया एम विच इज ई अपॉन, बाय द वे ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी. तो coefficient of mutual induction is the ratio of EMF induced in the secondary to that of rate of change of current in the primary. इतना पता होना जरूरी है, right? Now प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, how much flux of primary is associated with secondary can be given by a parameter called as coefficient of coupling. तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमको बताएगा कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है. ओके, तो यू कैन डिफाइन दिस एज M, which is mutual inductance equal to K into under root of L1 into L2, where L1 is self inductance of primary and L2 is self inductance of secondary. Okay, right. तो ये फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करके दे रहा हूँ बिकॉज वी डोंट नीड टू डिराइव दिस, बट यू नीड टू नो म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू सम कांस्टेंट के
into under root of L1 into L2. So definitely K is dimensionless. So it is just a number. क्यों? क्योंकि K will be M upon root of L1 into L2. Self inductance into self inductance square और root मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस था तो हेनरी अपॉन हेनरी आ गया, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इट इज अ नंबर. तो अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू अगर 0.5 से कम आई तो हम लोग बोलते हैं लूजली कपल्ड. लूजली कपल्ड का मतलब ये होता है कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी. If the value of K is greater than 0.5, then we say it is tightly coupled. मतलब the fraction of flux of primary is good amount of flux of primary is linked with secondary, more than 50% बोल सकते हैं. अगर K की वैल्यू 1 आई तो हम बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड. तो वैसे परफेक्टली कपल्ड ही होता नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू इट इज सेट टू बी परफेक्टली कपल्ड, राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए था, मतलब पता चल होना चाहिए. देन नेक्स्ट थिंग इज you need to know what is transformer and how does transformer work. ट्रांसफॉर्मर डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक इंस्ट्रूमेंट में होता है. व्हाई ऑलमोस्ट हर एक इंस्ट्रूमेंट में होता है? बिकॉज यू कैन सी मेनी एग्जांपल्स. अभी यहाँ पे कोई मोबाइल फोन का चार्जर पड़ा होगा, उस पर लिखा होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 100 वोल्ट, बट सप्लाई 230 वोल्ट का आता है हमारे पास. तो हमको 230 वोल्ट से 100 वोल्ट करना है तो स्टेप डाउन करना है, तो ट्रांसफार्मर से करते हैं. उल्टा भी हो सकता है कि सप्लाई 230 वोल्ट आ रहा है और हम लोगों को 400 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो स्टेप अप करना पड़ता है. तो ट्रांसफार्मर्स दे डू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. कैसे? तो सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयन कोर. अभी सॉफ्ट आयन क्या होता है? तो सॉफ्ट आयन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नॉर्मल आयन से थोड़ा अलग होता है. सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट आयन, बस इतना पता होना चाहिए. सो लेट्स से दिस इज अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयन. ये सॉफ्ट आयन कोर है बेसिकली. इस पे हमने वाइंडिंग्स दी है. सो यू हैव अ वाइंडिंग ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस. नाउ we are connecting supply to this. तो ये हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं. एसी जनरेट कैसे होता है वो अगले टॉपिक में कवर हो जाएगा. ओके, तो ये एसी सप्लाई है. व्हाई एसी? इट विल कम लिटिल लेटर, अभी सिर्फ समझ लो व्हाई एसी. ओके, देन बाय द वे हमारे घर में एसी सप्लाई ही आता है बेसिकली. सो जिसको भी आप सोर्स कनेक्ट करते हो, ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हो, दैट कॉइल इज कॉल्ड एज प्राइमरी. अब यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल है. सेकेंडरी कॉइल मे हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स, मे हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स, सो ऑन सो फोर्थ. और सेकेंडरी के थ्रू हम लोग लोड रेजिस्टेंस, जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा मतलब हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करें, तो इंस्ट्रूमेंट का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस. ओके, गुड. नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी. होता क्या है, जैसे ही करंट चेंज हुआ प्राइमरी में, तो चेंज तो छोड़ दो, जैसे ही करंट गया पहले उसको समझ लो. व्हेनेवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद प्राइमरी. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ प्राइमरी में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ लिंक करना है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयन कोर यूज करते हैं. तो सॉफ्ट आयन कोर इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द पाथ. सॉफ्ट आयन कोर क्या कर रहा है? प्राइमरी के फ्लक्स को सेकेंडरी के साथ लिंक करने का काम कर रहा है. तो फ्लक्स लिंकेज के लिए वो यूज होता है, राइट. अब अगर हमने सॉफ्ट आयन कोर नहीं लगा तो क्या होता? तो फिर ये है कि परमेबिलिटी
का मतलब पता होना चाहिए। फिर सॉफ्ट आयन कोर नहीं तो क्या है, एयर है। फिर एयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इतना इजीली पास होने नहीं देता है। ओके, सो वी नीड अ मटेरियल विच प्रोवाइड्स गुड पाथ टू दिस मैग्नेटिक, टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, फिर भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ लीकेज, उसको फ्लक्स लीकेज बोलते हैं। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट फ्लक्स लीकेज, इट इज आउट ऑफ स्कोप। ओके, तो नाउ let us say number of turns in the primary is np and number of turns in the secondary is ns। तो हमने एक सॉफ्ट आयन का रेक्टेंगुलर कोर लिया, एक दोनों साइड्स पे दो अपोजिट आर्म्स पे वाइंडिंग लगाई, एक वाइंडिंग के साथ मैंने ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट कर दिया, उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और एक से हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो कनेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे इट इज गोइंग टुवर्ड्स लोड, दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। करंट source is connected to primary, so that will generate magnetic field lines. These magnetic field lines are connected to, they are linked with secondary via this soft iron core. Basic. Now let us say हर एक टर्न के साथ the flux linked with each turn is phi. So flux phi is flux linked with each turn. Flux linked with each turn. किसका each turn? प्राइमरी का भी सेकेंडरी का। ओके, क्योंकि जो भी प्राइमरी जो भी फ्लक्स जनरेट करेगा वो खुद के साथ और मैग्नेटिक और सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी np into phi and total flux linked with secondary is ns into phi, राइट। गुड, अब ईएमएफ तो दोनों में ही इंड्यूस होने वाला है, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी। तो EMF induced in primary is minus d phi p by dt and ES is minus ds d phi s by dt. So EP is equal to minus d dt of phi p is np phi and ES is minus d dt of ns phi. But number of turns तो constant quantity है, हमने एक बार ट्रांसफॉर्मर बना लिया तो बना लिया, वी कैन नॉट चेंज। ओके, तो इसका मतलब EP इज इक्वल टू माइनस NP d phi by dt and ES, EMF induced in secondary is minus NS d phi by dt। जब हम रेशियो लेंगे तो EP by ES will turn out to be NP by NS, क्योंकि माइनस d phi by dt कैंसल आउट हो जाएगा जब रेशियो लोगे तब। वेल, ये जो इक्वेशन बना है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और ये जो रेशो आया है इस रेशो को बोलते हैं टर्न रेशो, रेशो ऑफ टर्न इन द प्राइमरी टू दैट ऑफ सेकेंडरी, या फिर उल्टा, दैट्स ओके। सम बुक्स विल राइट द अदर वे अराउंड, सो आई विल जस्ट फॉलो द नोटेशन ऑफ योर नॉर्मल बुक्स। तो इसमें उल्टा लिखते हैं, इट्स ओके। तो it is just ES by EP, बात एक ही है, but let's just stick to the notation. So this is called as turn ratio. Okay, then अगर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, what is ideal transformer? So वैसे फिजिक्स में कहीं पे भी आइडियल ये वर्ड आए, दो चीजें हैं, एक तो आइडियल, दूसरा इफिशियंसी। पूरे फिजिक्स में इफिशियंसी कहीं पे भी ये वर्ड आए तो वो होता है रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना इनपुट दिया कितना आउटपुट मिला, दैट इज इफिशियंसी। दूसरा, जब भी आपको ये ऐसा आइडियल वर्ड यहाँ पे यूज किया है तो इन दिस केस इनपुट इक्वल टू आउटपुट, यहाँ पे इनपुट क्या, पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू आई, यहाँ पे वोल्टेज नहीं हम EMF बोलते हैं।
तो इंड्यूस्ड इनपुट कहाँ दिया था, इनपुट प्राइमरी पे दिया था, तो ईपीआईपी दिस इज इनपुट पावर इक्वल टू ESIS दिस इज आउटपुट पावर। तो आपको मिल गया ES बाई EP इज इक्वल टू IP बाई IS, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो EMF is inversely proportional to current, right? अब I can use, I can write this ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन पहले लिख देंगे हम लोग, ओके। ओके, सो ES by EP is NS by NP which is IP by IS, अभी अभी हमने ये देखा। Now depending on number of turns you can actually classify transformer into two types. एक है स्टेप अप, स्टेप अप मतलब हमको, जैसे मैंने बताया आपको, सप्लाई 230 वोल्ट आ रहा है, रिक्वायर्ड 400 वोल्ट है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी should be greater than number of turns in the primary. So when number of turns in secondary if they're greater than primary, क्या होगा, you look at this ratio transformer equation, if NS is greater than NP it implies NS by NP is greater than 1, मतलब ES by EP is also greater than 1, क्योंकि ES by EP is equal to NS by NP, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी में EMF प्राइमरी से ज्यादा हो गया, राइट, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ करंट, वोल्टेज बढ़ गया, करंट कम हो जाएगा, क्योंकि यू सी हियर दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वोल्टेज या ईएमएफ तो स्टेप अप हो गया, लेकिन करंट कम हो गया, तो हियर करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन द करंट इन द प्राइमरी, सो इट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ करंट। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वोल्टेज बढ़ गया, अरे ऐसा कैसा, तो करंट कम होगा उसमें, ओके। So it should be clear. Now second type is step down. तो अभी आप समझ सकते हो कि स्टेप डाउन में क्या होने वाला है, तो स्टेप डाउन में क्या होने वाला है, yes, number of turns in secondary is less than that of primary, मतलब induced EMF in secondary is less than that of primary, मतलब current in secondary is greater than the current in primary, right? Good. तो यहाँ पे स्टेप डाउन ऐसा करते हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट लाया घर में हमने, उस पर लिखा है 8 बॉक्स 100 वोल्ट, हम तो ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, नहीं हम नहीं लगाते, वो उसके अंदर इनबिल्ट होता है, ओके। सो यू डोंट यूज ट्रांसफार्मर, यू डोंट पुट एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर, इट इज इनबिल्ट ऑलवेज। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। We are done with electromagnetic induction. Now we will move towards the next chapter, that is AC circuits. Normally AC circuits और EMI ये combined होता है, क्यों समझेगा इन अ while। सबसे पहले you need to understand what is the difference between AC and DC। अगर आप वोल्टेज की बात कर रहे हो या करंट की बात कर रहे हो, डजंट मैटर रियली, तो आई विल टेक एनी ऑफ इट। मैं यहाँ पे वोल्टेजेस से बता देता हूँ आपको। सो दिस इज अ ग्राफ, हियर वी आर प्लॉटिंग टाइम एंड हियर वी आर प्लॉटिंग ईएमएफ, वोल्टेजेस या ईएमएफ जो भी आप बोलोगे। डीसी में क्या होता है कि डीसी में यू गेट अ फिक्स्ड वैल्यू, तो ये आइडियल बिहेवियर है, बाय द वे। आइडियल बिहेवियर इज दैट यू गेट अ फिक्स्ड वैल्यू, यू शुड गेट अ फिक्स्ड वैल्यू विथ टाइम। तो जो आप सेल डालते हो रिमोट कंट्रोल में, जो आप सेल डालते हो, सोर्स ऑफ डीसी होता है वो, ये आइडियल बिहेवियर है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही रहेगा, क्योंकि विथ टाइम उसका एनर्जी यूज हो रहा है तो वो थोड़ा सा कम होते जाएगा विथ टाइम, ओके। सो बट एसी, एसी is alternating,
तो 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया, फिर 0 आया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम गया, फिर बढ़ा, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो इट लुक्स लाइक दिस, राइट. तो सबसे पहली चीज, एसी जनरेट कैसे होता है. दूसरा, एसी का इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ ये जो रेड लाइन है इसको रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है. E इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, बात खत्म. इट इज सम कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 10 वोल्ट टू 10 वोल्ट. बट यू सी हियर अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी वोल्टेज, एसी ईएमएफ की बात कर रहा हूं. इट इज अ साइनोसॉइडल वेव, साइन वेव है ना. तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है हियर, दिस वन, दिस इज पीक वैल्यू, जिसको हम E0 से डिनोट करते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ. तो हाउ टू जनरेट, तो जनरेट कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं हम, because it is important also. Let's say we have a uniform magnetic field. So we have a uniform magnetic field, something like this. Now ये है आपका फील्ड. इसमें हम एक कॉइल रख देते हैं. दिस इज दैट कॉइल. और बाय द वे ये बार मैग्नेट जैसा दिख रहा है, ये बार मैग्नेट नहीं है, ये कॉइल है. इस पे वाइंडिंग्स है, सिर्फ मैंने वाइंडिंग्स की जगह पे I just shown a rectangular block, so do not get confused. If you're getting confused, I need to change it to this here. So it is some kind of a coil structure with n turns, total n number of turns. So, and axis of this coil, this is the axis of the coil. This coil is rotated something like this with angular velocity omega. पहले क्या था कि जब हम रोटेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, वी वर नॉट रोटेटिंग इट, व्हाट वाज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. तो फ्लक्स क्या था, इनिशियल फ्लक्स क्या था, B इंटू ए इंटू एन, है ना, एन ए बी, क्योंकि एंगल 0 था. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने पहले वो बार मैग्नेट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है. तो इफ आई शो अ रॉड हियर नाउ, मतलब the thing is you always need to imagine it something like this. ऐसा समझ लेना बार स्ट्रक्चर है ये. एंगल मेजर करते वक्त, फ्लक्स जब मेजर करते हो तो उस केस में आप हमेशा क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो. तो क्रॉस सेक्शन को जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो कौन सी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में. एंगल कितना हुआ, 0. cos 0 कितना होता है, 1. हाँ, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, इनिशियल फ्लक्स. ओके. अब जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगा लाइक दिस, सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. ओके. तो मैं पूरा ही रोटेट करता हूँ इसको. आई वॉन्ट टू रोटेट द होल स्ट्रक्चर नाउ. जैसे जैसे ये रोटेट होगा, यू सी ये रोटेट होने लगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर था वो भी रोटेट होगा, and it will make some angle theta with the magnetic field. उससे क्या हुआ, रोटेट होना मतलब, रोटेट होने का मतलब ये होता है that the flux linked with the coil is changing. okay, flux change हो रहा है. तो flux at any instant of time is given by NAB cos of theta, where theta is angle between magnetic field
एंड नॉर्मल टू द कॉइल। तो ये आपका आ गया थीटा। और आपने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में सीखा है कि थीटा होता है ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओमेगा इज थीटा बाई टी, तो थीटा इज ओमेगा टी। तो जैसे जैसे ये कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा था, वैसे वैसे फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स चेंज होगा तो वो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाय डी टी। नेगेटिव साइन इज लेंज लॉ, राइट। तो ये आएगा माइनस डी डी टी ऑफ फाई एन कांस्टेंट, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो यह आ जाएगा आपके पास एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। फिर वापस आप ओमेगा टी को थीटा लिख सकते हो, राइट। नाउ ये आपको बताता है दैट ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय a rotating coil in an external magnetic field is a sine wave, है ना। तो साइन वेव है ना ईएमएफ, तो इट विल लुक लाइक जीरो मैक्सिमम, जीरो negative maximum, zero maximum. So now you have successfully produced alternating voltage EMF, alternating EMF. तो इसका ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू, वो भी निकालना है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो E will be equal to maximum value which we will be saying E0, that is peak value. So E will be maximum if and only if sin omega t is maximum. So if sin की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब, मतलब sin ओमेगा टी मैक्सिमम मतलब 1 होगा। तो 1 डाल दो वहां पे, तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हुई तो मैं E को E0 से डिनोट करने वाला हूं। तो E0 मिल गया एन ए बी ओमेगा। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वेयर E0 इज एन ए बी ओमेगा, राइट, वेयर peak value is given by एन ए बी ओमेगा। क्योंकि ऐसा भी आ सकता है कि आपको पीक वैल्यू बढ़ाना है एक कॉइल का, रोटेटिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी एन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग ए नहीं चेंज कर सकते, हमारे हाथ में कंट्रोल है तो बी। अगर बोला है कि बी भी फिक्स है तो कॉइल को फास्ट रोटेट करो, यही चांस है टू इंक्रीज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मतलब करंट। ऑफ कोर्स करंट बाद में आएगा। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट। अब the whole aim behind producing EMF is, of course इसके practical applications है। जैसे अगर मैं एक कंडक्टर को अल्टरनेटिंग EMF लगाता हूं तो करंट भी अल्टरनेटिंग मिलता है, वो करंट अल्टरनेटिंग मिलता है, वो देखेंगे अब, वही करना है हमको। तो सबसे पहले there are some instrument where you want to have lead and lag. What is lead and lag? मैंने EMF कनेक्ट किया, मुझे करंट थोड़ी देर के बाद चाहिए, तो उसको बोलते हैं करंट इज लैगिंग, है ना। ओके, समटाइम्स करंट कैन लीड, समटाइम्स करंट कैन लैग, वो देखेंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कनेक्ट दिस एसी जो अभी अभी हमने जनरेट किया है टू रेजिस्टर, टू एन इंडक्टर, टू अ कैपेसिटर, है ना। तो एसी कनेक्टेड अक्रॉस और रजिस्टर पहले देख लेते हैं। across a resistor, we will see this first. So this is pretty simple. What we'll do is हम एक सिंपल सा सर्किट ले रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को लगा रहे हैं। यहाँ पे कभी भी प्लस माइनस साइन देते नहीं है क्योंकि अल्टरनेटिंग है। अभी आप ग्राफ से भी समझ रहे हो
कि हाफ साइकिल में, बाय द वे दिस इज 0 वैल्यू, दिस इज पाई वैल्यू, दिस इज 2 पाई वैल्यू, हाफ साइकिल में ईएमएफ पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो अल्टरनेटिंग जैसे जैसे पोलैरिटी चेंज होगा, सपोज पहले ये प्लस था, ये माइनस था, तो करंट का डायरेक्शन वाज दिस, नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, करंट का डायरेक्शन अपोजिट, फिर अगले इंस्टेंट पे वापस प्लस माइनस, तो करंट का डायरेक्शन वापस चेंज। तो इसलिए कभी भी एसी सप्लाई में ना करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है, ना ही पोलैरिटीज ऑफ द सेल दिखाया जाता है, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस। बेसिकली अल्टरनेटिंग है तो अल्टरनेटिंग है, तो वो बाई डायरेक्शनल होता है, करंट गोस कम्स बैक, गोस कम्स बैक। तो दिस इज अनलाइक डीसी, डीसी एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, करंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल करंट होता है, राइट। तो अब हमने मैं जैसे आपको बताऊंगा आप वैसे ही इसको याद रखोगे। रेजिस्टेंस का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इंडक्टर कनेक्ट करते हो तो सेम इक्वेशन को डिराइव करने के लिए दो वेज है, एक यूजिंग डेरिवेटिव, दूसरा यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, तो सम बुक्स यूज वाया डेरिवेटिव, सम यूज वाया इंटीग्रेशन। So what we are doing is we are connecting source of EMF E to this resistor. So E0 sin omega t हमने connect कर दिया. Let us say this source of EMF will drive a current I through this circuit. So by Ohm's law, E is equal to I R. तो आपको I मिल जाएगा E by R, पर E क्या है? E0 sin omega t by R. तो ये जो T0 by R है, इसको मैं बोलूंगा I0, right? So again I will be maximum if sin omega t is maximum. तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया वो I equal to I0 sin omega t, where I0 is E0 by R. Instead of saying over here, तो ठीक है, मतलब not to create confusion, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ if sin omega t is 1, I is at its maximum value I0. Therefore, you have something like this. Okay, I equal to I0 sin omega t and I0 is E0 by R. सिर्फ sin omega t की वैल्यू 1 डाल दी थी ना, तो I की जगह पे I0 लिखा था, I0 was E0 by R. तो इतना ही तो किया, क्लियर, गुड। क्यों? क्योंकि ये समझेगा तो आगे ग्राफ समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। E0 by R कैसे आया? Do you have any doubts in this? How come we get E0 by R? Any one of you? ये हमारे पास इक्वेशन है I equal to E by R, but E is E0 sin omega t by R. तो जब मैं sin omega t की वैल्यू 1 डालता हूं तो मैं I को I0 लिखता हूं, तो sin omega t की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन यहाँ पे E0 by R है, तो I0 equal to E0 by R आया। मतलब peak value of current is nothing but peak value of EMF divided by something। मतलब करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू से कम आएगी। तो अब ग्राफिकली अगर आपको दिखाना होगा, ग्राफिकली दिखाने से पहले we can make some conclusion. We can say from equation 1 and 2 what we see is if we connect a source of alternating EMF to a pure resistor, then the current is also alternating, and both current and EMF, they are sine waves, which means they are in phase. There is no lead, no lag. जैसे ही मैंने सर्किट में AC EMF सोर्स लगाया, I started getting current immediately. मतलब जब EMF का पॉजिटिव साइकिल होगा तब करंट का भी पॉजिटिव साइकिल होगा, जब EMF का नेगेटिव साइकिल होगा तो करंट का भी नेगेटिव साइकिल होगा। तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे इसको? बहुत सिंपल चीज है ये। So I will just draw common axis because I'm not going to draw two different axes. This is time, this is E here,
and I also I can show here on the same axis, E और I. तो EMF के लिए it is something like this, more or less, समझ लेना, something like this. So this is peak value of EMF, E0. For current, you get more or less the same thing, just the amplitude, मतलब peak value is smaller. So this is I0. इसको बोलते हो in phase, no lead, no lag. So current and EMF they are in phase, no lead, no lag. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, दोनों साइन साइन, राइट? नो लीड नो लैग, ये इंपॉर्टेंट है. मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, फिर मैं इंडक्टर लगाऊंगा, फिर मैं कैपेसिटर लगाऊंगा, फिर मैं तीनों कंपोनेंट साथ में लगाऊंगा, तो तब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. और ये बार बार के हम लिखेंगे क्या सब? वी डोंट वांट टू राइट, ओके? तो वी वांट टू डू स्मार्ट थिंग. तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं, हम हमेशा, ये वर्ड याद रखना क्योंकि बुक्स टू बुक्स मैटर करता है. You always need to keep current along x-axis. क्यों? क्योंकि मैं अब if you know ये जो वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैं करंट को वेक्टर से डिनोट कर सकता हूँ. तो a vector which gives us information about phase is called as phasor. Loose language, मतलब समझ सकोगे ऐसी लैंग्वेज. I don't want to go into mathematical definitions, okay, because they are little higher. फेज वेक्टर मतलब ये फेजर है. किसका फेजर है? करंट का फेजर है. ये आपको करंट का मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन देता है. तो ये फेजर है करंट का. अब मैं करंट का फेजर हमेशा ऑलवेज एक्स एक्सिस के अलोंग रखने वाला हूं, ऑलवेज. नाउ आई विल ऑल्सो यूज अ वेक्टर फॉर ईएमएफ. और क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ करंट से ज्यादा है, तो मैंने ईएमएफ के फेजर को मैग्नीट्यूड में ज्यादा दिखाया है, ओके. और दोनों का डायरेक्शन क्यों सेम दिखाया? बोथ आर इन फेज. दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट एक ही टाइम पे आ रहा है, दोनों का ट्रफ ट्रफ एक ही टाइम पे आ रहा है, राइट? गुड. इज इट क्लियर अप टू दिस? तो जब दोनों के फेजर सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब नो लीड नो लैग, मतलब आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज अ सर्किट विथ ओनली रजिस्टर. इफ आई गिव यू जस्ट फेजर और दोनों का फेजर सेम डायरेक्शन में है, इट विल मीन दिस सर्किट कंटेन्स ओनली रजिस्टर, या फिर इंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन दे आर इनइफेक्टिव, इनएक्टिव, ओके. वो कैसे, वो आगे देखेंगे. फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू नो दिस. नाउ राइट, अब what we will do is we will connect, second case we'll connect inductor across AC. ये इंटरेस्टिंग केस है. सो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास इंडक्टर, अभी इसके आगे मैं कॉइल को इंडक्टर बोलने वाला हूं, क्योंकि कॉइल विथ नथिंग इनसाइड मतलब एयर, दैट इज इंडक्टर. सो वी हैव अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L which is now connected across AC. अब जब आप इंडक्टर के अक्रॉस AC कनेक्ट करोगे, तो रिमेंबर दिस अगेन, आई विल से दैट दिस इज अ सोर्स ऑफ करंट. मतलब मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूं. पहले केस में क्या अज्यूम किया था कि इट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ E0 sin ओमेगा t. इंडक्टर के केस में मैं अज्यूम कर रहा हूं सोर्स ऑफ करंट I0 sin ओमेगा t. Why?
I can also assume that this source is source of EMF. मैं मान सकता हूँ. फिर सिर्फ इतना है कि जब आपको करंट दिया होता है, अगर करंट का इक्वेशन दिया है आपको, तो आप डेरिवेटिव से ईएमएफ निकाल सकते हो. अगर आप ईएमएफ अज्यूम करके चल रहे हो यहाँ पे, तो आपको इंटीग्रेशन करके करंट निकालना पड़ेगा. तो जस्ट टू अवॉइड इंटीग्रल्स, मैं वो भी बताऊंगा आपको, वो सेकंड मेथड भी बताऊंगा, बट दिस इज इजी. कैसे समझेगा? नाउ अल्टरनेटिंग करंट मतलब हाफ साइकिल में पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल में नेगेटिव, मतलब बाय डायरेक्शनल. मतलब यहाँ जैसे डायरेक्ट करंट का केस था, याद करो डायरेक्ट करंट में आपने क्या हुआ था, आपने बोला था कि जैसे ही हमने की क्लोज किया, करंट का वैल्यू 0 से 10 एम्पियर होने के लिए सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगेगा, राइट? जब तक वो करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होता है. दैट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, है ना? कुछ सेकंड के बाद नो इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि करंट का वैल्यू कांस्टेंट आ गया, करेक्ट? यहाँ पे वो केस नहीं है. क्यों? यहाँ पे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना? अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब करंट विल गो फॉरवर्ड देन कम बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट? तो करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब करंट चेंज हो रहा है, और करंट चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. तो इसमें ऐसा होगा, करंट विल गो कम बैक, विल गो कम बैक. सो there will be a induced EMF, and that induced EMF will produce induced current, or that induced current is opposite in direction to the original current. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज ये है कि ये जो हमने E लगा के रखा है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये इसके अपोजिट होगा according to Lenz's law, and that is called as back EMF. So as soon as you connect a source of current to inductor, you have a back EMF E back, and E back is minus L di by dt. जिनको नहीं समझा मैं वापस समझाता हूँ. ब्रेन मैपिंग करो, क्या होगा? मैंने करंट सोर्स लगा दिया. कौन सा करंट सोर्स है? डीसी करंट नहीं है, एसी करंट है. एसी करंट है मतलब करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा. करंट का डायरेक्शन चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, वो पोलैरिटी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, फिर जीरो होता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर जीरो होता है, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक था? खुद कॉइल के साथ लिंक था. सो दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वाज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ. इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे L लिख दिया है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस. और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या किया था आपने? phi is proportional to I, phi is equal to Li, E is equal to minus d phi by dt. तो E equal to minus L di by dt आया था वहां से. तो due to this source of current, you have a back EMF which is induced in the inductor, and that back EMF is given by minus L di by dt. तो दो EMF है, एक अप्लाइड, एक इंड्यूस. Do you remember Kirchhoff's voltage law? Summation of all the EMFs in a circuit is zero. So according to Kirchhoff's law, applied plus back is zero. तो E is minus, क्योंकि E back is minus L di by dt equal to zero. तो E is equal to L di by dt. लेकिन मैंने करंट का फॉर्म ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है, तो यहां से दो मेथड आ जाती है. तो यहां से डिराइव करने की दो मेथड है. एक, अगर आपने करंट का फॉर्म अज्यूम किया है तो E इक्वल टू एल डी डी टी ऑफ I0 साइन ओमेगा टी. I0 तो पीक वैल्यू होती है, पीक तो कांस्टेंट होता है, तो L I0 डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी. तो E इक्वल टू L I0 डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. अगर आपने E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अज्यूम करके रखा होता तो आप यहां पे लिखते, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू वुड हैव रिटन di इक्वल टू
E बाय एल डी टी, है ना। तो अब करो इंटीग्रेट, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/L कॉमन कांस्टेंट आउटसाइड, E इज E0 साइन ओमेगा टी डी टी, फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली दोनों रास्ते से आंसर सेम आता है, बट इट इज माय एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस इयर्स कि इंटीग्रेशन में ज्यादा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं उनको ये बताता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि करंट का ही आप फॉर्म अज्यूम करके चलो, बात खत्म। अल्टीमेटली तो हमको इक्वेशन से मतलब है, तो बेटर इज दैट यू अज्यूम इन केस ऑफ इंडक्टर ओनली E नहीं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। याद कैसे रखते हैं, इंडक्टर में मैं करंट सोर्स लगा रहा हूँ, बाकी सब में मैं वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। ओके गुड। नाउ सो यू हैव अ इक्वेशन E इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा लिखना रह गया, तो क्योंकि डेरिवेटिव लोगे तो ओमेगा भी आएगा। तो देयर आर टू थिंग्स अगेन, इफ cos ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी देन E की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, पीक वैल्यू। तो पुट cos ओमेगा टी एज 1 एंड E एज E0, तो E0 आपको मिल गया L I0 ओमेगा, राइट। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल कम टू दैट आल्सो। क्यों? क्योंकि ये प्योर इंडक्टर है, हमने यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाया है, प्योर इंडक्टर है। तो therefore from 1 and 2, from equation 1 and 2, what you get is E equal to E0 cos of omega t, but I can write cos of omega t as sine of pi by 2 plus omega t। क्यों? क्योंकि sine of pi by 2 plus theta is cos theta। Okay, now you can compare, let me call this equation number 4 intentionally, because I'm going to make this as equation number 1, this as equation number 2, this as equation number 3. Now when you compare equation number 1 and 4, you see from equation number 1 and 4 both are sine waves. So from 1 and 4, E and I both are sine waves। कोसाइन भी साइन होता है, ओके, कोसाइन इज आल्सो साइन, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। सिर्फ डिफरेंस क्या है, E में पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी है, मतलब E लीड्स I बाय पाई बाय 2 रेडियन। ओके, नाउ तो ये दिमाग में अब फिट कर लो, EMF लीड कब होता है, कब होता है, इंडक्टर के केस में। ओके, तो EMF लीड्स current when inductor is connected to a AC source। okay good। अब if I want to show this diagrammatically कर सकते हैं। ये आ गया आपका y axis which will represent of course EMF and current। तो well by the way यहाँ पे cos है, मतलब sin of pi by 2 plus omega t है, तो आपको पता होना चाहिए these two are same, cos omega t या फिर sin of pi by 2 plus omega t is the same। जीरो, cos की वैल्यू 0 पे 1, cos 0 is 1, तो मैं यहाँ क्या प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ मैं ओमेगा टी प्लॉट कर रहा हूँ। तो जब 0 तो EMF की वैल्यू आ जाएगी E0, क्योंकि cos की वैल्यू हो गई 1, तो E0। देन पाई बाय 2 पे 0, देन 3 पाई बाय 2 पे पक्का माइनस, पक्का ना, श्योर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos pi? cos pi -1। हाँ, तो ये कब आएगा फिर, ये वैल्यू कब आएगा? मैंने 3 पाई बाय 2 बोला, 3 पाई बाय 2 बोला था मैंने, आपने बोला नेगेटिव मैक्सिमम। ये 0
then this value was pi by 2, then this value was pi, okay, and then this value is पाई में बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, 0, 90, 180, 270, 360 बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई के बाद 2 पाई, पाई प्लस 0 में पाई बाय 2 ऐड किया तो पाई बाय 2 आया, पाई बाय 2 में और पाई बाय 2 ऐड किया तो पाई आया, पाई में और पाई बाय 2 ऐड करूंगा तो 3 पाई बाय 2 आएगा, फिर 2 पाई आएगा, राइट। तो इट गोज लाइक दिस, ये वेव ऐसा जाता है, मतलब कॉस वेव है, राइट। EMF मैक्सिमम एट 0 फेज एंगल, राइट। नाउ तो डेफिनेटली करंट का क्या होगा, तो करंट साइन है, ये कोसाइन था, तो जब EMF मैक्सिमम करंट मिनिमम 0 मतलब, and then it will be like this, you know, this will go like this, ऐसा। तो this is I0 और ऊपर है E0, फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का, कॉस और साइन का टेबल समझ लो अच्छे से, जब कॉस की वैल्यू 0 होती है तब साइन की वैल्यू 1 होती है, जब कॉस की वैल्यू 1 होती है तब साइन की वैल्यू 0 होती है, तो वही दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। तो EMF लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, तो ये हो गया डायग्राम उसका, राइट। तो आई डोंट वांट टू शो लाइक दिस, इफ आई वांट टू शो बाय फेजर डायग्राम, मैंने क्या बोला था, करंट को आप हमेशा एक्स एक्सिस पे फिक्स करोगे, और मैथमेटिक्स का पहला ही चैप्टर 11th का, यू ऑलवेज मेजर पॉजिटिव एंगल्स इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। लीड कौन कर रहा है, EMF, ये मैंने क्या दिखाया, करंट, तो EMF कहां जाएगा, पाई बाय 2 से आगे है कंपेयर टू करंट, बट इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसी को आपने नीचे दिखा दिया तो वो बन गया कैपेसिटर का केस, तो नीचे दिखा नहीं सकते आप। इंडक्टर जब कनेक्ट किया है तो EMF इज लीडिंग करंट बाय पाई बाय 2, हेंस वी आर शोइंग EMF वेक्टर, फेजर ऑफ EMF अहेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि करंट आप पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में लेते हो, क्लॉकवाइज में करंट नेगेटिव होता है बाय डेफिनेशन, पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, डायरेक्टेड एंगल्स, 11th का पहला चैप्टर था मैथमेटिक्स का, डायरेक्टेड एंगल्स वहां पे पता होना चाहिए। क्लियर अप टू दिस पॉइंट? नाउ ओके, ये एक्स एक्सिस है, मेरे पास एक वेक्टर है, ओके, सो व्हाट आई डू इज आई विल जस्ट टेक दिस इटसेल्फ, हमने करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दिया। नाउ हमारे पास EMF है, ये दिस इज EMF, ये केस था, दिस वाज द केस ऑफ रजिस्टर, EMF एंड करंट बोथ वेक्टर्स सेम डायरेक्शन, नो लीड नो लैग, क्योंकि दोनों में साइन साइन आ गया था, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास इस केस में I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, बट E इक्वल टू E0 साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी है, मतलब कॉस है, मतलब EMF लीड कर रहा है, EMF आगे चल रहा है, मैंने बैटरी कनेक्ट किया, सोर्स ऑफ EMF कनेक्ट किया, इमीडिएटली वोल्टेज अपीयर हुआ, लेकिन करंट देर से अपीयर हो रहा है, राइट। तो लीड कौन कर रहा है, EMF, और क्योंकि हमने डिफाइन ही वैसे किया है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हो, तो मुझे EMF को एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाना पड़ेगा, लेकिन कितना आगे, पाई बाय 2 से आगे, क्योंकि कितना फेज डिफरेंस था, पाई बाय 2, तो मैं इसको यहां रखने वाला हूं,
Clear now? Yes, good. Then there is one basic thing that we missed, that is this particular equation. What this equation is telling us, अगर आपको ओहम्स लॉ पता है, V is equal to IR, तो R is equal to V by I, है ना, V by I. तो यहाँ पे E0 by I0 में लिखता हूँ, that is omega L. But by Ohm's law, E0 by I0 should give you resistance. पर यहाँ तो resistance था ही नहीं. This circuit was pure inductor circuit. इसका मतलब ये जो term है, this is offering resistance to AC, and this term is called as reactance. बट ये रिएक्टेंस किसने ऑफर किया? इंडक्टर ने ऑफर किया, इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द AC by inductor, and it is denoted by XL, X suffix L notation है ये, right? And omega is 2 pi times of frequency, 2 pi n, पर n यहाँ पे मैं टर्न्स के लिए यूज करता हूँ तो 2 pi f लिख दिया है. ओके, गुड. तो ये आ गया आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट? सो व्हाट हैव वी लर्नड सो फार? नो लीड, नो लैग व्हेन रजिस्टर कनेक्टेड टू AC. EMF leads current by pi by 2 when inductor is connected to AC. और जब मैं इंडक्टर कनेक्ट कर रहा हूं तो मैं करंट सोर्स लगा रहा हूं. नाउ if I take this circuit and if I just remove inductor from here and connect a capacitor here, तो मैं जब कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आई एम कनेक्टिंग अ सोर्स ऑफ EMF, नॉट अ करंट सोर्स, EMF सोर्स. तो ये हम बन जाएगा हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड across AC, across AC. Now you should remember, you should know that जब हम DC की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो कैपेसिटर का एक इक्वेशन बना था, क्या था? Q is equal to CV, so C is equal to Q by V. ठीक है, ओके. तो C is equal to Q by V मतलब V is equal to Q by C, राइट? तो वहां पे ये DC वोल्टेज था, हमारे केस में हम AC सप्लाई कर रहे हैं. ओके, गुड. मतलब चार्ज आपको मिल गया यहाँ पे, यू हैव चार्ज Q as EC, राइट? गुड. तो आई कैन राइट दिस एज C. E is E0 sin omega t. हमको क्या चाहिए? हम क्या कर रहे थे सर्किट में? करंट और EMF कंपेयर कर रहे हैं, है ना? पहले रजिस्टर में भी वही किया, इंडक्टर में भी वही किया, अब यहाँ पे भी वही करना है. तो हमको क्या चाहिए अब? करंट. व्हाट इज करंट? dq by dt. इसलिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लिया है. अगर मैं करंट सोर्स लेता तो फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे करंट होता है डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, राइट? तो dq by dt, तो I is d dt of q. Q is C E0 sin omega t. So this is equal to C E0 d sin का डेरिवेटिव cos omega t into omega, क्योंकि C कांस्टेंट था, E0 कांस्टेंट था, मैंने बाहर लिया, साइन का डेरिवेटिव लिया तो ओमेगा cos omega t आया.
right? So again I will say, if cos omega t is 1, then you have peak value of current, right? So then therefore I0 equal to C E0 omega. Let me say equation 1, equation 2, equation 3. Okay, now ultimately हमको मिल जाएगा I इक्वल टू I0 cos ओमेगा t. मैं इसको लिखूंगा I0 साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी. पिछले केस में E इक्वल टू E0 साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी था, यहाँ पे I इक्वल टू I0 साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी. मतलब कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? करंट लीड कर रहा है. तो बट मैंने क्या बोला आपको, मैंने पहले ही आपको बता दिया. चलो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, वेव डायग्राम. मतलब we'll just show this as waves here. This is omega t, of course. This is E. Now again I put some marking over here. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. EMF was sine wave, है ना? तो EMF will look like this now, and I was cosine wave, so I will look like this now, right? Okay, so here current leads and EMF lags. तो फेजर डायग्राम में मैंने पहले ही खुद का रूल बना लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं करंट को एक्स एक्सिस पे रखने वाला हूं. यहाँ पे तो करंट लीड कर रहा है, तो करंट का जो फेज वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे आना चाहिए. मतलब फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे ईएमएफ को यहाँ दिखाना पड़ेगा. दिस इज ईएमएफ फॉर कैपेसिटर, राइट? यहाँ पे था ईएमएफ फॉर इंडक्टर, यहाँ था ईएमएफ फॉर रजिस्टर. गुड, राइट? एंड वन मोर थिंग, again what conclusions can we make from this equation? इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगेन द सेम थिंग, E0 by I0 is 1 upon ओमेगा सी. वहां पे ओमेगा एल था, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी है. सो हम बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस तो लगा नहीं था हमने. तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी बाय अ कैपेसिटर. इसको बोलते हैं रिएक्टेंस अगेन, बट कैपेसिटर ने ऑफर किया इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिनोटेड बाय XC, which is 1 upon omega C. Omega is 2 pi F into C. ये आ गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, सो अब हम नेक्स्ट सेशन में तीनों के तीनों एक साथ एक सर्किट में डाल देंगे. क्यों? क्योंकि सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जहां कभी मुझे लीड करवाना है करंट को, कभी लैग करवाना है करंट को, तो मैं तीन तीन सर्किट डालूंगा क्या अलग से? तो हम क्या, यू हैव टू नोटिस दिस, यू शुड नोटिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, राइट? किसका फ्रीक्वेंसी? सोर्स का फ्रीक्वेंसी. यहाँ तो ओमेगा में आता है फ्रीक्वेंसी, राइट? तो जस्ट बाय ट्यूनिंग मैंने पहले डाल दिया L इंडक्टर, फिर सीरीज में रजिस्टर, फिर सीरीज में कैपेसिटर. उसको बोलते हैं LCR सर्किट. तो जस्ट बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, ये इनपुट का फ्रीक्वेंसी चेंज करके यू कैन मेक द सेम सर्किट वर्क एज प्योरली रेजिस्टिव. मतलब वहां पे नो लीड नो लैग. बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी यू कैन मेक इट वर्क लाइक इंडक्टिव, मतलब EMF इज लीडिंग द करंट. By changing frequency, you can make the same circuit work as capacitive. Okay, by of course making
current lead EMF just by changing the frequency. और in reality ये जो रेडियो सेट आते थे पुराने, उसमें जो ट्यूनिंग करते थे, यू आर डूइंग दैट ओनली। आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। तो ये हम इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।